जेडीए से कि निर्मल सिंह आपका रिश्तेदार लगता है। मैं जेडीए से पूछना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के बड़े बड़े अफसरान हैं, क्या वो आपके रिश्तेदार लगते हैं? वहाँ पे क्यों नहीं आप जाते? रघुड़ा, मजीन, फ्लाई मंडाल, सिदड़ा, ये अपना कुंजवानी वाले एरिया में, एयरपोर्ट के आगे पीछे जो लोग हैं, वहाँ पे जेडीए ने कार्रवाई की सुबह सुबह 4 बजे उठ के। वो लोग, मैंने तस्वीरें देखी वहाँ की, वो लोग बेघर हो गए, उन लोगों का सामान घर अंदर तक पड़ा रहा, उनको कोई नोटिस नहीं दिया। वहाँ पे क्यों नहीं नोटिस दिया? और जेडीए के पास जो नोटिस बना, साइक्लो स्टाइल नोटिस है, एक ही नोटिस लिखा, ऊपर खाली नाम लिखते हैं, बाकी सारा सेम है, खाली टिक करते हैं कंस्ट्रक्शन एक जगह पे, बाकी वो मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे नोटिस नहीं देते, वहाँ पे क्यों नहीं नोटिस देते आप लोग? वहाँ पे ऐसी क्या मजबूरी आती है आपको, क्या पुलिस उठा के साथ में जाके वहाँ पे कार्रवाई करते हैं? उन लोगों का घर कौन बना के देगा? ज़फ़र भाई, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। अभी क्योंकि रूपनगर वाला इशू भी है और बाकी सारे कुछ इश्यूज़ हैं जिसको लेके लोगों में एक गम व गुस्सा है कि एक तरफ जेडीए सुबह उठता है, तोड़फोड़ कर जाता है, दूसरी तरफ जो है नोटिस इशू किए जाते हैं। क्या ये कानून सब पे एक जैसा लागू होता है या गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है? हम अगर बात करें जिस केस पे हम बात कर रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनकी वाइफ के नाम पे वो सारी प्रॉपर्टी है, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वो जो ज़मीन है वो उनकी मलकियत है, उसकी रजिस्ट्री हुई है। उस ज़मीन पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है, अगर आपकी आरटीआई का जो जवाब आया था उसमें जेडीए ने माना था कि ये कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल है। जब ज़मीन उनकी रजिस्ट्री है तो कंस्ट्रक्शन उस पर इलीगल कैसे है? ममता सिंह वर्सेस जेडीए जो केस चल रहा है, ममता सिंह जो हैं वो हमारे डिप्टी सीएम पूर्व निर्मल सिंह जो कि भाजपा के सीनियर नेता हैं, उनकी वाइफ है ममता सिंह, जो केस चल रहा है और सुनवाई जो थी आज थी, और उस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट मुजफ्फर अली शाह साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज की जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप पिछले हर डेट से इस केस में अपडेट दे रहे हैं, बाकी मीडिया के लोग भी इस जनता को जागरूक कर रहे हैं क्या हो रहा है। मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों की वजह से और जो आम जनता है उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये केस जो है इस लेवल पर पहुँचा, और जल्द ही इसका कोई फ़ैसला भी आएगा। पिछली डेट पे मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, और अपने तमाम जो देखने वाले हैं आपके मीडिया के चैनल के, उनको भी याद दिला दूं कि पिछली डेट जो है लगभग 14 दिसंबर को थी, 2021 को। उसमें जो जेडीए के वकील साहब हैं और जो ममता सिंह के वकील साहब हैं, उन्होंने टाइम मांगा था एक एप्लीकेशन में जवाब दायर करने का। जो एप्लीकेशन मैंने फ़ाइल की थी, और उस एप्लीकेशन में मैंने कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि मुझे इस केस में पार्टी बनाया जाए एज ए पार्टी रिस्पोंडेंट, ताकि मैं कोर्ट की मदद कर सकूं। और ख़ासकर इस केस में इसलिए मैंने एप्लीकेशन डाली है क्योंकि तमाम जनता को याद होगा कि जो आरटीआई लगाई थी वो मैंने लगाई थी। उस आरटीआई की आने के बाद जब जेडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की, फिर मैंने उसमें एक एप्लीकेशन जेडीए को दी थी कि इस पर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे। और उस एप्लीकेशन के बाद, और जब मीडिया में ये बात आई, आप लोगों की वजह से और जनता के प्रेशर की वजह से जेडीए को एक नोटिस निकालना पड़ा। उस नोटिस में जो है डेमोलिशन का एक्सप्लेन करने को है। डेमोलिशन से जो पहले जो नोटिस आता है उसको 7(1) का नोटिस कहते हैं। उसके तहत दूसरी पार्टी को बताया जाता है कि बताओ आपकी जो स्ट्रक्चर इलीगल है, इसको रिमूव क्यों नहीं किया जाए, आपके पास क्या जवाब है। अगर उसका जवाब नहीं आता 48 घंटे के अंदर, फिर 7(3) का नोटिस शुरू होता है। और 7(3) का जो नोटिस शुरू हुआ था वो इसी कार्रवाई पे हुआ था, आरटीआई में जब ये खुलासा हुआ उसके बाद जो मैंने रिप्रेजेंटेशन दी। और इसके बाद जब ये सारी कार्रवाई हुई, और पिछले 4 साल से जब जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तब जेडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोर्ट से ये कहा कि जनाब ये सारी कार्रवाई मेरे वजह से हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जेडीए अपने एक्शन को, जिन्होंने 7(3) का नोटिस निकाला है, इसमें डिफेंड नहीं करेगी। और जहाँ भी कहीं ये कोताही एक बरतेगी या कमी पेशी अपने केस में रखेगी, मैं वहाँ पे कोर्ट की असिस्टेंस के लिए आऊँगा, कोर्ट की मदद करूँगा, ताकि इस केस का जो फैसला है एज़ पर लॉ हो, कानून के तहत हो, और बिल्कुल इंसाफ होगा इसमें। तो वो एप्लीकेशन मैंने फ़ाइल की थी। उस एप्लीकेशन में जवाब देने के लिए ममता सिंह जी के वकील हैं और जो जेडीए के वकील हैं, उन्होंने वक्त मांगा था। तो पिछली डेट पे जो डेट पड़ी थी वो 28 जनवरी 2022 की पड़ी थी, क्योंकि हाई कोर्ट में और ट्राइब्यूनल्स वगैरह में छुट्टियां थी सर्दियों की, इसलिए डेट इतनी लंबी मिली थी। और इस डेट के होने के बावजूद भी, 1.5 महीना लगभग होता है 14 दिसंबर के बाद देखा जाए तो, उसके बावजूद भी आज जो है ना ही जेडीए के वकील ने कोई ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया,
ना ही ममता सिंह जी के वकील ने एप्लीकेशन फ़ाइल किया, और उन्होंने कोर्ट से फिर रिक्वेस्ट की कि हमें मौका दिया जाए ताकि हम इसमें रिप्लाई फ़ाइल करें। मुज़फ़्फ़र भाई, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। अभी क्योंकि रूपनगर वाला इशू भी है और बाकी सारे कुछ इश्यूज़ हैं जिसको लेके लोगों में एक गम व गुस्सा है कि एक तरफ जेडीए सुबह उठता है, तोड़फोड़ कर जाता है, दूसरी तरफ जो है नोटिस इशू किए जाते हैं। क्या ये कानून सब पे एक जैसा लागू होता है या गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है? हम अगर बात करें जिस केस पे हम बात कर रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनकी वाइफ के नाम पे वो सारी प्रॉपर्टी है, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वो जो ज़मीन है वो उनकी मलकियत है, उसकी रजिस्ट्री हुई है। उस ज़मीन पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है, अगर आपकी आरटीआई का जो जवाब आया था उसमें जेडीए ने माना था कि कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल है। जब ज़मीन उनकी रजिस्ट्री है तो कंस्ट्रक्शन उस पे इलीगल कैसे है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मुझे पता है बहुत से लोगों के सवाल हैं, और ये शक व शुबहत जो है ये अगर लोगों के जहन में है, इनको क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ भी है और आपका फ़र्ज़ भी है। देखो, जो सवाल ये है कि वो ये कंस्ट्रक्शन इल्लीगल है, वो इल्लीगल कैसे है? इसमें कोई राय नहीं, कोई दो शक वाली कोई बात नहीं है कि जो ज़मीन है वो ममता सिंह जी के नाम पर है, और जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं हमारे निर्मल सिंह जी हैं, उनकी धर्मपत्नी के नाम पे है। जहाँ तक ज़मीन की मलकियत का सवाल है, ना ही जेडीए उस पे क्लेम कर रही है कि मालकी नहीं है, ना ही हम लोग उसमें मालकी की उसमें कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं। ज़मीन मालकी है, इंडियन आर्मी भी इसको कह रही है कि मालकी है, तमाम कागज़ात जो उनके मालकियत के हैं वो हम मानते हैं। लेकिन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, एक अथॉरिटी बनाई है गवर्नमेंट ने, जिसका पर्पज़ ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ासकर जम्मू सिटी के और डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ज़मीनें जो इनके इलाके इनके जुरिसडिक्शन में जेडीए की आती है, उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, जो भी लोग अपना घर बनाएंगे, वो जम्मू के मास्टर प्लान के हिसाब से होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का एक विज़न है, जैसे अभी जो विज़न है स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के जो एडवाइजरी पैनल्स होते हैं, इस कमेटियाँ बनती हैं, वो देखते हैं कि ना स्मार्ट सिटी कैसी होनी चाहिए, इसमें रोड जो है कितनी बड़ी या चौड़ी होनी चाहिए, फिर रोड के साथ फुटपाथ कितना होना चाहिए। जैसे आप अमेरिका वगैरह में देखें, उसका एक पूरा प्रॉपर प्लान बना है। जैसे 2032 का भी मास्टर प्लान जो लागू हो चुका है, इससे पहले मुझे लगता है 2022 का मास्टर प्लान था। और उस मास्टर प्लान के हिसाब से जो आपकी कंस्ट्रक्शन होगी, जो एरिया होगा, वो आपकी जो प्रॉपर उस हिसाब से होनी चाहिए। आप कहीं भी देख लीजिए, जम्मू में खासकर जब से जेडीए बनी है, तो कोशिश ये रहती है कि जो कंस्ट्रक्शन हो, जो कॉलोनियाँ बनेंगी, जो भी सिस्टम बनेगा, वो सारा एज़ पर मास्टर प्लान बने। उस मास्टर प्लान में रिक्वायरमेंट है कि जनाब रोड इतनी होनी, जैसे 2032 के मास्टर प्लान के हिसाब से जो मेरी नॉलेज है, 22 फुट चौड़ी रोड होनी चाहिए। 22 फुट रोड चौड़ी होनी चाहिए, साथ में घर के अंदर आपकी गाड़ी लगाने की पार्किंग की जगह होनी चाहिए। क्यों, आप देख लें जो पुराने शहर हैं, पुराने शहरों में या जम्मू सिटी में गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, लोगों को सड़कों पे गाड़ी लगानी पड़ती है। उस वजह से दिक्कत आती है। कई बार जो वीआईपी मूवमेंट होती है, उस टाइम पे रोड खाली करवानी पड़ती है, ट्रैफिक वालों को बहुत मुसीबत आती है। तो इसलिए जो जम्मू का मास्टर प्लान है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। और उस मास्टर प्लान को फॉलो कैसे किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जेडीए के पास पावर है कि जो भी लोग कंस्ट्रक्शन करें, वो जेडीए से परमिशन लेकर कंस्ट्रक्शन करें। वो जेडीए को बताएं, जनाब ये मेरा मकान है, मैं इस जगह के इस लेवल का इतने स्टोरी का मकान बना रहा हूँ। तो जेडीए उसको अपने मास्टर प्लान के सबसे मैप को टैली करती है कि जनाब इस लोकेशन पे जहाँ एक मकान बनने जा रहा है, प्रपोज स्ट्रक्चर, क्या उसके आगे पीछे का जो रिक्वायरमेंट मास्टर प्लान की वो फुलफ़िल हो रही नहीं हो रही है। इसी तरह से जो जम्मू का जो लोकल एरिया है, जो जम्मू सिटी से बाहर के एरिया हैं, जैसे पंजगराई वाला इलाका है बन का, वो जम्मू लोकल एरिया में आता है। और जम्मू लोकल एरिया पार्ट एंड पार्सल है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के जुरिसडिक्शन है वहाँ पे। तो जो भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होगी लोकल एरिया में, और जम्मू के इंटरनल एरियाज़ जो हैं, जो मेन एरिया जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर है, वो सारी कंस्ट्रक्शन जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की परमिशन से होना चाहिए, और एज़ पर जम्मू मास्टर प्लान 2032 ही होना चाहिए। क्योंकि 2017 के बाद जम्मू मास्टर प्लान 2032 लागू हो गया है। तो उसके लिए आपको जेडीए से परमिशन लेनी है। कंस्ट्रक्शन की परमिशन जेडीए लेगा। फिर जो स्ट्रक्चर आपका कैसा है, उसमें आप कितने फ्लोर बना सकते हैं, कहाँ कहाँ आपने रास्ता जो है छोड़ना है, कहाँ आपने उसमें कितनी जो है वो ड्रेनेज का सिस्टम छोड़ना है, फायर गैप कितना छोड़ना है, इस प्लान को सारे को एग्ज़ामिन करके जो परमिशन है वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देती है। जम्मू में, श्रीनगर में इसी तरह से श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पत्नीटॉप के अंदर पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। इसी तरह से ये अथॉरिटीज़ बनी जिनको ये रेगुलेट करना है ताकि शहर जो है एक तरीके से बने। जैसे चंडीगढ़ का शहर है, चंडीगढ़ का शहर स्मार्ट शहर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप कहीं भी देखो कोई भी रोड जो आपकी 22-45 फुट से जो कम नहीं दिखेगी, और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हो। आप किसी भी सेक्टर में जाओ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, आपको हर एक सेक्टर एक जैसा दिखेगा। बिल्डिंग प्रॉपर लाइन से बनी है। ये चंडीगढ़ की बात है। यूएस यूके में आप देखो, आपको कम से कम 10 फुट तो फुटपाथ है, और उस फुटपाथ पे टोटल फुटपाथ खाली है। यहाँ जम्मू शहर के फुटपाथ तो टोटल कवर अप हो गए हैं। तो ये सारी जो है बातें हैं, इसलिए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की परमिशन लेना ज़रूरी है। और जो भी कंस्ट्रक्शन बिना परमिशन की होगी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है विदाउट जेडीए परमिशन है। बिल्कुल, जेडीए की परमिशन। अब वहाँ पे उन्होंने पिछली बार मैंने अपने जो आपके दर्शक हैं उनको ये बात शेयर की थी कि उन्होंने अपने पिटीशन में ये लिखा, जनाब हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंस्ट्रक्शन 2017 के पहले कंप्लीट हो गई है। जेडीए ने जो ऑब्जेक्शन फाइल की है उसमें जो ऑब्जेक्शन में जेडीए ने ये कहा है कि जनाब अगर 2017 से पहले भी मान लिया, हालांकि कंस्ट्रक्शन 2018 में हुई है, लेकिन सपोज अगर 2017 से पहले कंस्ट्रक्शन हुई है, ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है। क्योंकि 1984 के बाद पंजग्राही, बन और नगरोटा वाला जो एरिया है वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन में है। यानी कि 1984 के बाद जो भी कंस्ट्रक्शन होनी थी वो लोगों को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की परमिशन लेके बनानी थी। हालांकि जो पहले कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो चुकी हैं उससे पहले की, उस पर तब जेडीए का कोई रोल नहीं था। लेकिन जब से जेडीए की वहाँ पे पावर एक्सरसाइज हुई है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के पावर वहाँ पे 1984 से हैं, और जो जम्मू मास्टर प्लान 2032 है वो 2017 है। तो एक तो ये इलीगलिटी है कि परमिशन नहीं ली जेडीए से और कंस्ट्रक्शन रेज हुई है। दूसरी इलीगलिटी जो इंडियन आर्मी की साथ जो लड़ाई चल रही है डॉक्टर निर्मल सिंह जी की, वो ये है कि उस एरिया में जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन जो कंट्रोवर्शियल बंगलो बना हुआ है वो 1000 मीटर जो है ना, 1000 यार्ड उसके अंदर है। इंडियन आर्मी के कानून के जो रेगुलेशंस हैं वो ये कहते हैं कि खासकर जहाँ पे इंडियन आर्मी का एमुनेशन डिपो हो या फिर इंडियन आर्मी की कोई वाइटल डिफेंस इंस्टॉलेशन हो, उस एरिए से की जो बाहर की उनका आउटर वाल होगी, जो फेंसिंग होगी, उस फेंसिंग से लेके 1000 यार्ड तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कोई भी घर नहीं हो सकता। क्यों? एक तो खतरा उस बात का है कि एमुनेशन डिपो के अंदर एमुनेशन पड़ा हुआ है, वहाँ पे जो भी हथियार हैं, बम हैं वगैरह, जो भी इंडियन आर्मी का जितना एक्सप्लोजिव है वो सारा वहाँ पे डंप होता है, वहीं सप्लाई होता है। तो कभी भी वहाँ पे जो है वो फट सकता है, या कोई भी एक्सीडेंटल कोई काम हो सकता है वहाँ पे, या कहीं खुदा ना खासा कोई अटैक हो जाए तो उस एरिया में जो आम लोग हैं उनको नुकसान ना हो। क्योंकि इंडियन आर्मी हमेशा चाहती है कि देश की रक्षा करे, देश के जो लोग हैं उनकी रक्षा हो, और इसलिए उन्होंने ये एक प्रिकॉशनरी मेजर रखा है कि 1000 यार्ड तक नुकसान हो सकता है बम फटने से या कोई उस एरिया अटैक में से। अगर आपकी मलकियत जगह है भी, आप उसमें खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मकान वगैरह नहीं बना सकते हो। बिल्कुल, खेती बाड़ी आप कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन रेजिडेंशियल पर्पज़ या कमर्शियल पर्पज़ के लिए कोई कंस्ट्रक्शन करना वहाँ पे वो बिल्कुल इलीगल है। वो एक तो इंडियन आर्मी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक भी आप नहीं कर सकते, और उसके अलावा जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी परमिशन लेकर ही कर सकते हो। अब यहाँ पे दो सवाल है। चाहे फॉर एग्जांपल अगर जिस जिस कंडीशन में, जिस माहौल में वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई है, उस वक्त हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, कुर्सी पे बैठे थे, तो मजाल नहीं थी अगर वो एप्लीकेशन मूव भी करते, अगर उनको ये पता होता, और पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर रह चुके हैं जहाँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उनको ये शायद पता भी था, उनने परमिशन के लिए अप्लाई भी कर लेते, और उस टाइम वो परमिशन मिल भी जाती जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के या हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो बोर्ड होता है उस बोर्ड के डायरेक्टर भी थे, चेयरमैन थे। तो वो परमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, खाली उनका इशारा होना था, एप्लीकेशन भी किसी और ने लिखनी थी, उनके खाली साइन होने थे और परमिशन मिल जानी थी। उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं, अगर परमिशन मिलती भी वो परमिशन भी इलीगल परमिशन होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडियन आर्मी के डिफेंस इंस्टॉलेशन है, और इंडियन आर्मी ने इससे पहले ही कागज़ लिया हुआ है। 2018 नवंबर से अक्टूबर 28 में पहली चिट्ठी उन्होंने अपने लेवल पे डिपार्टमेंट में लिखी थी कि पहले मेजरमेंट करो, अपने इंटरनल जो आर्मी का सिस्टम होता है, उन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी में जो बंदे इंजीनियर होते हैं उन्होंने मेजरमेंट की, उन्होंने कहा ये 583 यार्ड्स पर ही ये कंस्ट्रक्शन हुई है, जबकि 1000 यार्ड तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। है। तो उस जब काम लगा था वहाँ पे तब रोका भी गया था उनको। बिल्कुल, अब उस बात पे भी आऊँगा। मैं जनता से आपके माध्यम ये बात बता देता हूँ कि जब इंडियन आर्मी ने अपनी टीम बनाई, उन्होंने मेजरमेंट की, उन्होंने कहा कि जनाब 583 यार्ड पर ही कंस्ट्रक्शन हुई है जो कि इलीगल, इसको रोका जाना चाहिए।
कंस्ट्रक्शन अभी हो रही थी। पहली चिट्ठी उन्होंने अपने एसएचओ नगरोटा को लिखी, साथ में कॉपी तहसीलदार को भी किए। फिर तहसीलदार को चिट्ठी लिखी इंडियन आर्मी ने, तब भी कोई काम नहीं हुआ। फिर तहसीलदार के बाद उन्होंने डीसी जम्मू को चिट्ठी लिखी, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। उसके बाद उन्होंने वही चिट्ठी पे कार्रवाई जब नहीं हुई तो डिविजनल कमिश्नर तक अप्रोच किया, डिविजनल कमिश्नर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी तक चली गई, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर वक़्त के थे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बावजूद कुछ जेडीए में शायद ईमानदार अफसर भी हैं, उस वक़्त के जो खिलाफ वर्जी अफसर थे उस एरिए के, नगरोटा के, उन्होंने एक चिट्ठी जो है उन्होंने लिखी है एसएचओ नगरोटा को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब वहाँ पे इस एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये रात को कंस्ट्रक्शन हो रही है ऑड आवर्स में। यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी होते हुए उनके नज़रों में ये कंस्ट्रक्शन जब दिन को पुलिस ने रोका, फिर रात को भी कंस्ट्रक्शन हुई है। ये उस चिट्ठी में मैंने कोर्ट में पढ़ी, जो उन्होंने जेडीए ने ऑब्जेक्शन फाइल की है, ये मैं बात नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने लिखा कि जनाब ऑड आवर्स में कंस्ट्रक्शन हो रही है, और एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि जनाब आप यहाँ पे पुलिस वाले तैनात करें ताकि ये जो कंस्ट्रक्शन है रोकी जाए। उसके बावजूद अब खाली कागज़ों में लिखा या मौके पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन जनाब कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद 2020 में वहाँ में गृह प्रवेश हुआ, वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो वहीं पे रहें जहाँ मर्जी रहें। लेकिन सवाल ये इलीगलिटी का है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बैठ के ये सारा कानूनी जो काम जो कानून से भी नहीं होता, अगर परमिशन जेडीए से ले भी लेते तब भी इलीगल था, और इंडियन आर्मी की गुहार लगाने के बावजूद, चिट्ठियाँ लिखने के बावजूद कोई एक्शन नहीं होता है। वो बंगलो तैयार होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन रेज होती है, चीफ खिलाफ वर्जी अफसर जो वहाँ उस एरिया के थे उनकी चिट्ठी के बावजूद जेडीए कोई एक्शन नहीं लेती। उस सारे माहौल के बाद ये कंस्ट्रक्शन बनती है, और जब ये पब्लिक डोमेन में इशू आया, जब मैंने ये कंफर्म किया कि ये सच में इलीगल है या नहीं है, तो जेडीए ने खुद लिख के कहा कि हाँ वहाँ पर 2 इलीगल कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह की कंस्ट्रक्शन है और वो कंस्ट्रक्शन इलीगल है। और जब हमने ये पूछा कि आपने क्या कार्रवाई की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ये सारे इस बातें सामने आई कि जेडीए के नॉलेज में होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन इतनी इलीगल खड़ी हो गई, इतना बड़ा महल खड़ा हो गया, फिर मैंने एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में कि जनाब मुझे भी इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन के बाद, मेरी इंटरवेंशन के बाद ये जेडीए मजबूर हुई है ये एक्शन लेने पे। तो वो एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए उन्होंने पिछली बार टाइम मांगा था, पिछला 1.5 महीना इसी में चला गया, और आज फिर टाइम मांगा कि जब हमें टाइम दे। मैंने कोर्ट में यही दरख्वास्त की कि जनाब पिछली बार से 1 महीना इन्होंने रिप्लाई नहीं फाइल किया, 2 पन्ने की मेरी एप्लीकेशन है, इतना तो वक्त लगता नहीं। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की जनाब अगर आप मुझे पार्टी बना लेते हैं और इस केस को फाइनली हियरिंग के लिए रख देते हैं तो इनको कोई नुकसान नहीं होना, कि ना ही इनको मेरे खिलाफ कोई रिलीफ लेना है, तो ना ही मुझे इनके खिलाफ कोई इसमें मसला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं कोर्ट की असिस्टेंस के लिए यहाँ पर आया हूँ, कोर्ट की जो मैं मदद कर सकता हूँ, जहाँ पे जेडीए थोड़ा चुकेगी मैं वहाँ पे करूँगा। तो ये सारी बातें होने के बाद जेडीए के वकील साहब ने फिर टाइम मांगा है, टाइम दिया गया उनको। लेकिन जहाँ तक ये बात मैं आपसे, नेक्स्ट डेट क्या पड़ी है? अगली डेट अब 7 फरवरी को रखी गई है, और इसमें लास्ट और फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है ममता सिंह जी के वकील उनको भी और जेडीए के वकील को भी। ऑब्जेक्शन फाइल करनी ही करनी है। ऑब्जेक्शन फाइल करनी अगर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करते हैं तो उनका राइट क्लोज किया जाएगा। उसके बाद जो है केस फाइनल हियरिंग पे होगा, और मुझे उम्मीद है कि इसमें फाइनल हियरिंग जब अगली डेट पड़ेगी, हफ्ते 10 दिन की या महीने की, जैसे भी कोर्ट की कन्विंस होगी, तो इंशाल्लाह इसमें जो है कार्रवाई जो फाइनल होनी है वो सुनवाई होगी। और फिर एक सवाल मैंने आपसे और पूछा था कि ये जो नोटिस जो खेला गया है, इसमें क्या ये नोटिस सिर्फ अमीर लोगों के लिए या पॉलिटिशियंस के लिए ही होता है, या गरीब लोगों के लिए भी होता है कि वो भी अपने आप को साबित कर सकें कि इस ज़मीन पे हमारा कितना हक है? देखिए, नोटिस की जहाँ तक बात है, नोटिस जहाँ इसमें भी मजबूरन नोटिस निकालना पड़ा। फिलहाल तो जहाँ तक ये कंडक्ट से पता लगता है, जो मैं नहीं कहूँगा, जनता जानती है। पिछली बार भी टाइम मांगा था पहले ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, जो मेन केस था अपील में, जो जेडीए ने ऑब्जेक्शन फाइल करने थे उसमें टाइम मांगा। फिर रिकॉर्ड इनकम्प्लीट प्रोवाइड किया कोर्ट में, 2 या 3 पेज लिए। कोर्ट ने कहा जनाब ये रिकॉर्ड है सारा आपका, इतनी कार्रवाई की 2018 से, तो ना हम इतना ही कर रहे हैं। आज मैंने फिर कोर्ट से कहा
कि जनाब पिछली बार जनाब ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि रिकॉर्ड आपका कम इनकम्प्लीट लग रहा है, कोई और रिकॉर्ड है वो पेश करें। तो आज जेडीए के वकील साहब ने कहा कि जनाब हम पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड पेश करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार उन्होंने रिकॉर्ड भी पूरा पेश नहीं किया था कोर्ट में, तो ये बचाने की कोशिश की जा रही है। और जो नोटिस दिया गया था ये भी इसलिए दिया गया कि जनता का प्रेशर था, जनता ने सवाल खड़े किए कि जेडीए दो तरीके की कार्रवाई क्यों करती है, जेडीए अलग अलग कानून क्यों इम्प्लीमेंट करती है, गरीबों के लिए अलग तरीका होता है, अमीरों के लिए अलग तरीका होता है। उस मजबूरी में जेडीए नोटिस निकालता, और जो नोटिस निकालने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने कहा है कि जब हम आपको नोटिस निकाल रहे हैं आप जल्दी से जाके स्टे ले लें, और स्टे जब मिल गया अब स्टे पे कोशिश कर रहे हैं कि जितना अगर लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचें इसको। मुजफ्फर, एक ना वीडियो से परमिशन लिया गया है, वो लेटर भी थोड़ा सा वायरल हो रहा है, क्या उसका बेनिफिट कोर्ट में मिलेगा? देखिए वीडियो कोई अथॉरिटी नहीं है, परमिशन लेनी थी जेडीए से, वो उन्होंने ली नहीं है। वीडियो कोई रोल नहीं है, ना ही जहाँ मुझे समझ आती है तो ना ही आज तक किसी गांव में भी हमने किसी वीडियो से परमिशन नहीं ली है। हाँ अब कानून आया है, आज कानून आया है जिसमें इन्होंने कहा कि उधर भी रूरल एरियाज़ में भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैंने कि कभी नहीं देखा कि गाँव में भी वीडियो को परमिशन लेनी थी। तो वीडियो का लेटर कोई माने नहीं रखता जबकि अथॉरिटी नहीं थी। अब मैं किसी को लेटर दे दूँ कि जनाब मैं हाई कोर्ट में वकील हूँ या फलाने जगह मेरे पास लाइसेंस है, तो मैं चिट्ठी दे दूँ जनाब आप कंस्ट्रक्शन बनाओ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मुझे क्या, अगर आप जम्मू में कहीं घर बनाना चाहते हैं आप मेरे से चिट्ठी लिख के ले लो, आप घर बना लो। मेरा जब माने नहीं है, जेडी आपसे परमिशन नहीं दे रही है, जेएमसी आपको परमिशन नहीं दे रही है, मेरे से आप जितनी मर्जी लेटर लिख के ले जाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप किसी डॉक्टर से चिट्ठी लेके आओ, जनाब मुझे घर बनाना है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, डॉक्टर बोले मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप बनाओ। आप बोलेंगे आप लिख के दो, आप वो लिख के देगा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो अगर बात करें हम पूरे जम्मू प्रोविंस में जहाँ जहाँ पे भी जेडीए लैंड्स हैं या जेडी के अंडर जो ज़मीनें आती हैं वहाँ पे बहुत सारे मकानात खड़े हुए हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह या ममता सिंह ही क्यों, और कार्रवाई क्या लगता है आपको कि होगी? देखिए ये मैं इस बात पे आपको साफ कह दूं कि जब जेडीए ने अमीरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होती ना, वहाँ बहुत ढीले होते हैं, या क्या मसला है मुझे समझ नहीं आती। निर्मल सिंह जी का मसला है, वहाँ पे जेडीए का पीला पंजा नहीं जाता। जम्मू के शहर में और इतनी बड़ी बड़ी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ पे जेडीए नहीं जाता। डीली एक खसरा नंबर 781 जो मैंने बड़ी बार न्यूज़ में सुना, वहाँ पे जेडी का पीला पंजा नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बंगलोज़ हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स के बंगलो हैं जो रिटायर भी हैं और कुछ शायद सर्विंग भी होंगे, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स के बंगलो वहाँ पे हैं, मीडिया के बड़े बड़े जो मालिक हैं वहाँ पे हैं। और वहाँ पे एक बात मैं ये कह दूँ, मैं जजमेंट पढ़ी थी हाई कोर्ट की जो 2020 में आई थी, उसमें खसरा नंबर 781 की कम से कम 10-11 पेज पे जेडीए के खिलाफ क्लियर कट स्ट्रिक्चर हाई कोर्ट ने पास किए हैं। हाई कोर्ट ने लिखा है कि जनाब जेडीए और रेवेन्यू की जो डिपार्टमेंट है हाई प्रोफाइल एनक्रोचर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जेडीए से कि निर्मल सिंह आपका रिश्तेदार लगता है? मैं जेडीए से पूछना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के बड़े बड़े अफसरान हैं क्या वो आपके रिश्तेदार लगते हैं? वहाँ पे क्यों नहीं आप जाते? रघुड़ा, मजीन, फ्लाई मंडाल, सिदड़ा, ये अपना कुंजवानी वाले एरिया में एयरपोर्ट के आगे पीछे जो लोग हैं वहाँ पे जेडीए ने कार्रवाई की सुबह 4 बजे उठ के। वो लोग, मैंने तस्वीरें देखी वहाँ की, वो लोग बेघर हो गए, उन लोगों का सामान घर अंदर तक पड़ा रहा, उनको कोई नोटिस नहीं दिया। वहाँ पे क्यों नहीं नोटिस दिया? और जेडीए के पास जो नोटिस बना साइक्लो स्टाइल नोटिस है, एक ही नोटिस लिखा, ऊपर खाली नाम लिखते हैं, बाकी सारा सेम है, खाली टिक करते हैं कंस्ट्रक्शन एक जगह पे, बाकी वो मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पर नोटिस नहीं देते, वहाँ पर क्यों नहीं नोटिस देते आप लोग? वहाँ पे ऐसी क्या मजबूरी आती है आपको, क्या पुलिस उठा के साथ में जाके वहाँ पे कार्रवाई करते हैं? उन लोगों का घर कौन बना के देगा? सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि जनाब खासकर पूरे हिंदुस्तान की स्टेटों को डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि सर्दियों में जो होमलेस लोग हैं उनको घर बना के दो, जो सड़कों पे गरीब भीख मांगने वाले हैं उनको घर बना दो। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो जेडीए की मेन बॉडी है, उनके लोगो आप पढ़ो वेबसाइट पे, हाउसिंग फॉर ऑल। इनका पर्पस जो है, इनका जो लोगो है, जो मेन मोटिव लोगों को घर प्रोवाइड करना है। तो ये लोग घर तोड़ने पे तुले हुए हैं। गरीब लोगों के आप जहाँ देखो वहाँ इन्होंने बिल्डोजर चला देना है, वहाँ पे बिना नोटिस के इन्होंने लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों को सामान निकालने नहीं दिया, वहाँ पे एक अलग इनका पक्ष होता है। तो बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे क्यों दूसरा हुआ है? क्या वजह है? कोई रिश्तेदारी है आपके इनके साथ, या आपने कोई पैसे खाए हैं इनसे? कौन रोकता है आपको? और जब आप नोटिस निकालते हैं तो फिर आप
जितना मर्ज़ी वक़्त लग सकता है, जितना आपको मौका मिलता है लंबा खींचने खींचने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे आपका अलग रूप होता है, वहाँ पे आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब, जिस तरह से ममता सिंह केस में जो है अब नेक्स्ट सुनवाई जो है 7 फरवरी की होगी, और जो भी वहाँ पे सुनवाई होगी वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफ़ाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।